हेलो डियर, आप सभी को वेलकम करता हूं। जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको स्वागत है। तो आज का वीडियो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऊपर रिवीजन, जिसमें हम लोग 3 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका फैमिली हेल्थ केयर यानी फैमिली हेल्थ सर्विस के ऊपर। दूसरा जो प्रश्न रहने वाला है वो है आपका आहार रूपांतरण, समझ गए ना, आहार रूपांतरण और उसका वर्गीकरण। तीसरा जो प्रश्न है अपनी सभी के सामने में जो आने वाला है वो है एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, एपिडेमियोलॉजी, समझ गए ना। तो ये चीज़ें जो है देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कहता है पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल या पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा क्या होता है, इसके उद्देश्य और सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं कि पारिवारिक स्वास्थ्य केयर क्या होता है, पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा क्या होता है। चाहे आपसे पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल पूछे या फिर पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा पूछे, मतलब वही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए होता क्या है। पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा, फैमिली हेल्थ केयर या फैमिली हेल्थ सर्विस परिवार के विभिन्न सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान कर उन्हें रक्षात्मक, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव मतलब उन्नायक और थेरेप्यूटिक मतलब उपचारात्मक तथा पुनर्वास संबंधी रिहैबिलिटेटिव स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना ही पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा कहलाता है। देखिए, एक परिवार में 3, 4, 5 जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का निदान करना और निदान करके उन्हें रक्षात्मक, उन्नायक और उपचारात्मक तथा पुनर्वास संबंधित सेवा प्रदान करना ही जो है पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा कहलाता है। मतलब एक परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सभी सदस्यों का निदान, उन्हें जो है समस्याओं का निदान और उसका रक्षात्मक, उन्नायक और उपचारात्मक तथा पुनर्वास संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना या देखभाल करना ही जो है पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल या सेवा कहलाता है। समझ गए चीज़ को। चलिए अब देखिए, ये पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा या पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल का उद्देश्य क्या है, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें किया जाता है। चलिए हम लोग देखते हैं। इसका उद्देश्य ही होता है कि परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता तथा समस्याओं का आकलन करना। पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल इसीलिए यह किया जाता है, परिवार के सदस्यों को देखभाल, कि परिवार के सदस्य में जो भी स्वास्थ्य से संबंधी समस्या है, उसको आवश्यकता है, उसको पता लगाना और उसका आकलन करना। ठीक है, साथ ही परिवार की आवश्यकता अनुसार उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना तथा इसका एक उद्देश्य ये भी है कि परिवार को जो है एक अच्छे बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, इसका एक जो है उद्देश्य है ये भी। नेक्स्ट इसका जो उद्देश्य होता है कि परिवार के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को पता लगाना। परिवार में जितने भी सदस्य हैं, सबको किन किन कारणों से जो है स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है, तो उस कारक को जो है पता लगाना, इसका एक उद्देश्य होता है पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल का या सेवा का। नेक्स्ट है कि पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत परिवार की आवश्यकता अनुसार उन्हें स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। मतलब स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना भी जो है इस पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा के अंदर चीज़ें किया जाता है। तो इसमें और सारे उद्देश्य लिख सकते हैं कि परिवार को, किसी भी परिवार के अंदर उनको जो है स्वास्थ्य से संबंधित देखभाल क्यों दिया जा सकता है, क्यों दिया जाता है, तो उसके प्रति आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे 4 पॉइंट है, आपके अंदर एबिलिटी है तो इसको 10 पॉइंट में भी लिख सकते हैं। समझ गए ना कि किसी परिवार के अंदर एज ए नर्स आप जाएंगे, देखभाल करेंगे, तो उसको जो है किन किन क्यों यह देखभाल जो है करते हैं, तो उसी को जो है हम इसको पॉइंट में लिख देंगे। समझ गए, तो ये उद्देश्य हो जाएगा। जो सिद्धांत होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ के सिद्धांत में आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान में रखना पड़ता है टॉपिक के हिसाब से। तो पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल या पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा है, तो इसका सिद्धांत लिखना है। ठीक है, परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए तथा बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए निम्न सिद्धांतों को ध्यान में रखना चाहिए। वही चीज़ें हैं कि किसी भी परिवार के विभिन्न सदस्यों को स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, स्वास्थ्य सेवा बेहतर तरीके से प्रदान करने के लिए किन किन चीज़ों को जो है ध्यान में रखना चाहिए, और वही जो है सिद्धांत होता है। चलिए जो है हम लोग एक एक करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है सिद्धांत में देख लीजिए, आपको मन हो तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके लिखे हैं। आपको मन हो तो 7 वाला को 1 पर लिख दीजिए, 5 वाला को 2 पर लिख दीजिए, 8 वाला को 1 पर लिख दीजिए। सीरियली से कोई मतलब नहीं है, बस सिद्धांत है तो अच्छी अच्छी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जो है पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा के लिए, ठीक है ना। देखिए, परिवार को प्रदान की जाने वाली सेवाएं परिवार के सदस्यों की आवश्यकता अनुसार होगा। अब यहाँ पे जो परिवार को स्वास्थ्य का देखभाल किया जाएगा वह परिवार के अनुसार होगा, परिवार के क्या आवश्यकता है उसके अनुसार होगा। तो यह एक अच्छी बातें है, एक चीज़ हो गया। नेक्स्ट है, परिवार के स्वास्थ्य सेवाओं को लक्ष्य स्पष्ट तथा लक्ष्य आपूर्ति पर आधारित होनी चाहिए। अब परिवार में किसी भी सदस्य को देखभाल जो है क्यों कर रहे हैं, इसका एक लक्ष्य होगा ना कि हाँ बुखार है तो बुखार से छुटकारा के लिए, सर्जरी हुआ है तो सर्जरी से छुटकारा के लिए देखभाल में, ठीक है। उसी प्रकार से कोई वायरल इन्फेक्शन है तो उससे जो है रोकथाम छुटकारा के लिए, मतलब एक लक्ष्य जो है लक्ष्य पूर्ण होना चाहिए पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल, और उस लक्ष्य को जो है पूर्ति करने के आधारित काम भी करना चाहिए। तो ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कि सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नियोजन एवं क्रियान्वयन में परिवार के सदस्यों को आवश्यक रूप से शामिल करना चाहिए। अब ये जो सेवा दिया जाएगा परिवार के किसी भी सदस्य को या परिवार के संपूर्ण सदस्य को उसके स्वास्थ्य का, तो इस सेवा को जो है या ये देखभाल को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, मतलब ज़्यादा प्रभावी हो, जो हम काम करेंगे परिवार को देख रेख के लिए उसमें वो जो है ज़्यादा प्रभावी हो, तो इसके लिए जो नियोजन और जो क्रियान्वयन होगा उसमें परिवार के सदस्यों को शामिल करना ज़रूर चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को परिवार के सामाजिक आर्थिक स्तर, स्वास्थ्य के प्रगति दृष्टिकोण, शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक आदि की संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। ये जानकारी उसे स्वास्थ्य नियोजन में मदद करता है। अब एक जो स्वास्थ्य नर्स होगी वह परिवार के बीच में जाएगी तो उस परिवार के बारे में हर एक चीज़ पता होना चाहिए, जैसे उसका कौन से समाज है, आर्थिक स्थिति उसका कैसा है, समझ गए ना, स्वास्थ्य के प्रति उसका जो दृष्टिकोण जो सोच है वह कैसा है, उसका शैक्षणिक स्तर कैसा है। चूँकि अगर शैक्षणिक स्तर अच्छा नहीं होगा तो स्वास्थ्य के बारे में अच्छा सोचेगा नहीं, ठीक है ना। जैसे तैसे वह अपना खाएगा पिएगा रहेगा। स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है कोई भी कारण, इन सबको जो है ज़रूर जो है नर्स के द्वारा ये सब इकट्ठा करना चाहिए, समझ गए। जो स्वास्थ्य नियोजन में मदद करता है, मतलब स्वास्थ्य को जो है एक नियोजन प्लानिंग करने में मदद करता है सारा डाटा, समझ गए ना। ये हो गया। उसके बाद जो है क्या करना चाहिए पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल में, तो परिवार स्वास्थ्य सेवाओं के क्रियान्वयन के दौरान नर्स को परिवार के धार्मिक विश्वास और परंपराओं को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब जानते हैं कि तरह तरह के जो है आदमी रहते हैं, सब अपना अलग अलग धर्म परंपरा को मानने वाला होते हैं। तो ऐसे में आप एज ए नर्स जो है आपको ये सोचना पड़ता है कि हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे परिवार में जो है किसी को भावनाओं को या किसी के धार्मिक विश्वास पर ठेस पहुँचे, समझ गए ना। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है, परिवार स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए इनमें नियमित होनी चाहिए। अब ये जो है इसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए रेगुलरिटी, नियमितता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य शिक्षा परिचारिका। देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा पारिवारिक स्वास्थ्य शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। जो है परिवार की आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़ी जानकारियाँ परिवार को देनी चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा जो है पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें परिवार को आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हर जानकारी परिवार को देनी चाहिए, समझ गए। तो ये सब जो है पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत किया जाता है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है, नैदानिक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ साथ रक्षात्मक तथा उन्नयात्मक स्वास्थ्य सेवाएं भी परिवार में प्रदान की जानी चाहिए। किसी फैमिली को देखभाल किया जा रहा है तो उसमें उसका डायग्नोस्टिक और थेरेप्यूटिक
मतलब उसके निदान और उपचार का तो काम किया ही जाएगा, साथ ही साथ जो है परिवार को कैसे रक्षा किया मिलेगा, इससे कैसे सुरक्षा होगा, कैसे उसके स्वास्थ्य में जो है वृद्धि होगा, कैसे सुदृढ़ होगा, कैसे उन्नयक होगा, तो इन सबको जो है भी रक्षात्मक और उन्नयात्मक भी प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वय प्राथमिकता पर आधारित होनी चाहिए। सर्वाधिक आवश्यकता वाले परिवार को सर्वप्रथम स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए। सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वैसा परिवार को सबसे पहले जो है स्वास्थ्य सेवा देंगे जिसे जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो, मतलब उसके परिवार में ज़्यादा गंभीर स्थिति हो, तो पहले उस परिवार को जो है स्वास्थ्य सेवा प्रदान करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, 10वां है, गृह मुलाकात के समय राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम आदि के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए तथा उन्हें लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। अब नर्स जो है कहीं अगर भ्रमण कर रही है, गृह मुलाकात होम विजिट कर रही है, तो उस होम विजिट के दौरान उस परिवार के हर एक सदस्य को या परिवार में जो है सबको जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो भी स्वास्थ्य के बारे में जो कार्यक्रम चल रहा है उसको जो है परिवार में बताना चाहिए और उससे लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। समझ गए, ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे 11 पॉइंट देखिएगा, परिवार में प्रदान की गई सेवाओं को प्रभाव जानने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है तथा आवश्यकता अनुसार पुनः नियोजन एवं क्रियान्वय किए जाना चाहिए। अब जो स्वास्थ्य सेवा हम दे रहे हैं, जो स्वास्थ्य का देखभाल परिवार को कर रहे हैं, वह कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उससे स्वास्थ्य में वृद्धि हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर हम ऐसे ही देखभाल करते करते जा रहे हैं लेकिन कोई जो है स्वास्थ्य में उन्नत नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मूल्यांकन जरूरी होता है। तो मूल्यांकन करना चाहिए। यह पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल का एक सिद्धांत है कि मूल्यांकन करके अगर लगेगा कि स्वास्थ्य में कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, फिर से इसमें जो है लक्ष्य बनाना चाहिए, फिर से नियोजन और क्रियान्वय किया जाना चाहिए। तो उससे मूल्यांकन से पता चलता है, अगर वृद्धि हो रहा है तो और जोर दिया जाएगा, अगर कोई प्रभाव नहीं है तो फिर से नियोजन और क्रियान्वय किया जाना चाहिए। ठीक है ना। चलिए लास्ट पॉइंट यहाँ पे देखिएगा कि परिवार में प्रदान की गई सेवा का रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग की जानी चाहिए। और लास्ट है कि किसी भी परिवार के देखभाल में यह सिद्धांत है कि जो भी परिवार में देखभाल किया जा रहा है उसका एक रिपोर्ट जरूर तैयार होना चाहिए, रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग उसका जरूर होना चाहिए। समझ गए। तो ये जो है 12 पॉइंट है, आप लोग जो है जितना याद होगा 10 याद होगा तो 10 भी लिख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अच्छी अच्छी बातें ध्यान में रखते हुए लिखेंगे कि पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत जो है किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे जिससे परिवार को अच्छा होगा। समझ गए। चलिए तो ये हो गया आपका। ओके चलिए नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन आता है कि पारिवारिक स्वास्थ्य सेवा में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की क्या भूमिका है और क्या कार्य है बताएं। मतलब किसी भी पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल में एक नर्स का क्या भूमिका हो सकता है, उस चीज़ को जो है यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। पहला है, देखिए यहाँ पे पारिवारिक स्वास्थ्य सेवाओं में सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के कार्य निम्न है। ठीक है ना। किसी भी सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समझ गए। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला यहाँ पे पॉइंट देखिएगा कि परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना। समझ गए ना। पहला नर्स का ये भूमिका होता है कि किसी भी परिवार में जो है देखभाल किया जा रहा है तो उस परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी रखना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। तो ये भूमिका होता है। समझ गए। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा किसी भी परिवार के देखरेख करने से पहले जो है परिवार के संपूर्ण जो है जानकारी, विस्तृत जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए। जैसे परिवार में कितने सदस्य है, संख्या कितना है, उम्र सबका क्या है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, पढ़ाई सब कितना किया है, आर्थिक स्तर क्या है किसका, मतलब इनकम का। ठीक है ना। सबका स्वास्थ्य कैसा है। समझ गए। मासिक आय कितना है, टीकाकरण किसी को पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो इन सभी तमाम चीज़ों को जो है यहाँ पे आपका क्या होगा, जानकारी रखना पड़ता है नर्स को पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत। तो पहला पॉइंट हो गया कि परिवार के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना।
दूसरा यहाँ पे देखिएगा परिवार की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को पता लगाना। अब ये नर्स का काम होता है कि अगर परिवार में हम जा रहे हैं, परिवार में होम विजिट कर रहे हैं, तो परिवार के किसी सदस्य को या परिवार में किसी को देखभाल करना हो तो सबसे पहले देखभाल क्या चीज़ का करेंगे, समस्या का ही ना। तो समस्या का पता जब तक नहीं लगाएंगे तो कैसे देखभाल करेंगे। तो समस्या का जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का पता लगाना भी नर्स का एक कार्य होता है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो है तीसरा पॉइंट है, देखिएगा स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में जानकारी देना। नर्स का एक कार्य ये भी होता है कि जो भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजना है, स्वास्थ्य कार्यक्रम है, उन सब के बारे में परिवार के सदस्यों को बताएं और उसका लाभ उठाने के लिए जो है प्रोत्साहित करें। तो यह जो है स्वास्थ्य योजना के बारे में जानकारी देना, यह नर्स का एक काम होता है। नेक्स्ट देखिएगा निरीक्षण करना। नर्स को जो है क्या होता है कि जो भी कार्य किया गया है स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा, तो नर्स जो है क्या करती है कि निरीक्षण करती है उस स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्यों को कि ये सही से हुआ है या प्रभावी हुआ है या नहीं हुआ है। इसके देखभाल करने के बाद जो है परिवार को बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसका निरीक्षण का भी कार्य जो है नर्स करती है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट देखिएगा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। एक नर्स का एक काम है, यह काम होता है कि पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल में जो है वह शिक्षा भी प्रदान करे। हर एक सदस्यों को स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में, हर एक चीज़ों के बारे में जो है शिक्षा प्रदान करना चाहिए। पोषण संबंधी चीज़ों में, वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए सभी तमाम तरह के जो है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ये नर्स के द्वारा एक कार्य होता है, समझ गए। छठा और आखिरी है रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करना। अब सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो है क्या करती है कि इसको जो है पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत एक रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग करना चाहिए। इसका ये काम है नर्स का कि वह रिकॉर्ड और रिपोर्ट दोनों करे, समझ गए ना। जैसे किसी परिवार में कितना क्या चीज़ का खपत हुआ, परिवार में कितना किसको जो है लाभ दिया गया, किसको कितना देखभाल किया गया, कितना टीकाकरण दिया, क्या परिवार नियोजन का, इन सब का जो है रिपोर्ट और रिकॉर्ड तैयार करना चाहिए। और यह जो है पारिवारिक देखभाल में सबसे महत्वपूर्ण होता है, समझ गए, आगे उच्च अधिकारियों के पास प्रस्तुत करने के लिए, समझ गए। तो ये जो है आपका हो गया यहाँ पे ख़त्म। किसी भी पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल में नर्स इन सभी कार्यों को या भूमिका निभाती है, समझ गए। चलिए दूसरा जो प्रश्न हमारे सामने यहाँ पे है, जनपादिक रोग विज्ञान या एपिडेमियोलॉजी को परिभाषित करें तथा इसके उद्देश्य लिखें। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एपिडेमियोलॉजी को परिभाषित करें और इसके उद्देश्य पर्पज को लिखे, एम्स को लिखे, तो कैसे लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जानिए एपिडेमियोलॉजी होता क्या है। मानव जनसंख्या में, मतलब मानव के जनसंख्या में स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों एवं घटनाओं के वितरण एवं निर्धारक तत्वों के अध्ययन एवं स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण में किए जाने वाले प्रयास और ज्ञान का अनुप्रयोग एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। देखिए मानव जनसंख्या के बीच में जितने भी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति है, समस्या है, घटना है, समझ गए, तथा इस तत्वों स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को जो निर्धारण करने वाला जो तत्व है या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर कैसे नियंत्रण पाना है, इन सब का जो है अध्ययन इसी एपिडेमियोलॉजी के तहत किया जाता है। जैसे कैसे जो है बीमारी फैलता है, बीमारी पर कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है, कौन कौन से चीज़ें हैं जो बीमारी को बढ़ाता है, समझ गए ना। तो ये सब जो है सारा के सारा एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत जो है होता है, समझ गए, और यही एपिडेमियोलॉजी कहलाता है, समझ गए ना। चलिए यानी क्या समझे कि मानव जनसंख्या में स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों एवं घटनाओं के वितरण, निर्धारक तत्व के अध्ययन तथा स्वास्थ्य समस्याओं के नियंत्रण में किए जाने वाले प्रयास और ज्ञान का अनुप्रयोग ही एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। सीधा सीधा समझिए कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को नियंत्रण किए जाने वाला प्रयास और ज्ञान का अनुप्रयोग ही एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। कि कैसे भाई स्वास्थ्य का जो समस्या है कैसे रुकेगा, किन चीज़ों का उपयोग करके रुकेगा, जो है स्वास्थ्य को निर्धारित करने वाला कौन कौन से तत्व है, इन सारा चीज़ को जो है अध्ययन इसी एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, समझ गए। एपिडेमियोलॉजी एक अध्ययन है, समझ गए ना।
जिसमें क्या कहता है कि उन सारे सिचुएशन का, स्वास्थ्य के उन सारे सिचुएशन के अध्ययन किया जाता है जो मनुष्यों के बीच में पाए जाने वाला स्वास्थ्य संबंधी समस्या, उस पर कैसे कंट्रोल करना है, उसको जो है कैसे जो है किस चीज़ का उपयोग करके वह रुक सकता है। तो इन सारे चीज़ों का अध्ययन ही जो है एपिडेमियोलॉजी कहलाता है। समझ गए? चलिए इसका उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पे उद्देश्य देख लीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है उद्देश्य में। तो अंतर्राष्ट्रीय एपिडेमियोलॉजी एसोसिएशन, इंटरनेशनल एपिडेमियोलॉजिकल एसोसिएशन के अनुसार एपिडेमियोलॉजी के निम्न उद्देश्य है। कौन कौन से उद्देश्य है देख लीजिए। पहला जो उद्देश्य है, मानव जनसंख्या में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के वितरण एवं विस्तार का वर्णन करना। मतलब मानव जनसंख्या है ना, तो इसके स्वास्थ्य संबंधी जितने भी समस्या है इसके जो है विस्तार से लोगों के बीच में इसका जो है विस्तार से वर्णन करना और इसका वितरण करना एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत इसका उद्देश्य है। एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत यह क्यों है एपिडेमियोलॉजी, तो यह इसीलिए है कि स्वास्थ्य समस्याओं का विस्तार से वर्णन किया जाए कि स्वास्थ्य समस्या क्यों होता है, क्यों फैलता है, किन किन कारकों से जो है स्वास्थ्य समस्या में संबंधित समस्या आता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, किन तकनीकों के उपयोग करके इस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। तो ये सब जो है एपिडेमियोलॉजी का ही जो है उद्देश्य होता है। समझ गए? नेक्स्ट है रोग उत्पन्न करने वाले कारकों का अध्ययन करना। रोग किन किन कारकों से, किन किन फैक्टरों से जो है रोग उत्पन्न होता है, इसका जो है अध्ययन करना इसमें जो है होता है। समझ गए? एपिडेमियोलॉजी में ही यह इसका उद्देश्य है। तीसरा जो है देखिएगा, बीमारियों को कैसे रोकथाम करना है, इस पर कैसे नियंत्रण पाना है, इसको कैसे उपचार करना है। समझ गए? स्वास्थ्य सेवा का कैसे नियोजन, क्रियान्वयन, मूल्यांकन तथा स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता निर्धारित करना एपिडेमियोलॉजी के अंदर ही होता है। तो एपिडेमियोलॉजी का ये भी एक जो है उद्देश्य होता है कि बीमारियों को कैसे रोकथाम, नियंत्रण और उपचार करना है, ये जो है इसके अंदर ही किया जाता है एपिडेमियोलॉजी के द्वारा ही। तो यह भी इसका क्या हो गया, एक उद्देश्य ही हो गया। समझ गए चीज़ को? चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं आप लोग के बीच में। आप लोग को पता है कि जनपादिक रोग विज्ञान त्रयी क्या है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड क्या है, इसके एजेंट्स को लिखे, इसके कारक को लिखे, परपोषी व वातावरणीय घटकों का वर्णन कीजिए। ठीक है ना? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जनपादिक विज्ञान त्रयी क्या है, समझ गए ना, वर्णन करें। तो समझ लीजिए कि इसमें जो है मुख्यतः तीन चीज़ों का जो है किसी भी रोग उत्पन्न होने के लिए तीन चीज़ों का होना आवश्यक होता है और वही जो है जनपादिक रोग विज्ञान त्रयी कहलाता है। त्रयी मतलब तीन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी रोग के उत्पन्न होने में तीन चीज़ों का जो है होना आवश्यक होता है। अगर इस तीन में से कोई भी एक चीज़ नहीं होगा तो वह जो है रोग उत्पन्न नहीं हो सकता है मनुष्य में। ठीक है ना? तो ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड क्या होता है, चलिए इसके जो है हम लोग कारक को देखते हैं। ठीक है, देखिए जनपादिक रोग विज्ञान त्रयी एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए मनुष्य में रोग उत्पत्ति के लिए तीन चीज़ें आवश्यक है। कर्ता मतलब कारक एजेंट, दूसरा होस्ट यानी परपोषी, तीसरा वातावरण। इन तीनों चीज़ों के बिना जो है कभी भी किसी को रोग नहीं हो सकता है। समझ गए? ये तीन चीज़ें सम्मिलित रूप से होता है तो ही जाके व्यक्ति के अंदर जो है बीमार होता है व्यक्ति। समझ गए? जैसे कर्ता कारक मतलब कौन से कारक है, परपोषी मतलब किसके बिना, और वातावरण, ये तीन कारक के जो है रोग उत्पन्न होने का जो है इसी चीज़ को हम लोग जनपादिक रोग विज्ञान त्रयी एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड कहते हैं। ठीक है, इन तीन घटकों को जनपादित रोग विज्ञान त्रयी कहते हैं। इन तीन में से किसी एक के न होने पर रोग नहीं हो सकता है। देखिए इसी चीज़ को जो है जनपादिक रोग विज्ञान त्रयी कहते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड कहते हैं। इनमें से किसी एक के न होने पर रोग नहीं हो सकता है। समझ गए? यानी कर्ता यानी कारक, परपोषी और वातावरण तीनों को होना आवश्यक है। समझ गए? इस तीनों में से कोई एक नहीं होगा तो व्यक्ति में रोग नहीं हो सकता है। समझ गए? चलिए
कारक क्या होता है देख लीजिए, किसी भी बीमारी को होने के सबसे पहले आवश्यक होती है यही आपका एजेंट कारक। बीमारी उत्पन्न करने वाले कारक ये सजीव या निर्जीव हो सकते हैं। समझ गए। रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला जो एजेंट होता है ना, यह सबसे पहली आवश्यकता होता है रोग को उत्पन्न करने वाला, ठीक है ना। कारक क्या करता है, यह सजीव और निर्जीव कुछ हो सकता है। चलिए जो है हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से कारक है। पहला कारक है बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स जैसे निम्न प्रकार के वायरस, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ होता है जो कि संक्रमण के पात्र होता है। यह कारक होता है, कर्ता होता है, ठीक है। जैसे मनुष्य, पशु, कीट, ये सब जो है क्या है आपका एजेंट है, मिट्टी, ठीक है। यह सजीव और निर्जीव कुछ भी हो सकता है, ऊपर में देख लिए। दूसरा है पोषण कारक। पोषण कारक का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति में यह एक क्या है, एजेंट है। ये सब कारक है कि व्यक्ति के अंदर इस सब के कमी से या इस सब के होने से जो है रोग उत्पन्न होता है, कारण बनता है। तो कारण में व्यक्ति को खाना पीना, पोषक तत्व भी एक कारण बनता है। अगर पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज का कमी होगा तो कुपोषण से संबंधित बीमारियां होगा, समझ गए ना, या विभिन्न बीमारियां हो सकता है। तो पोषण कारक होता है। भौतिक कारक मतलब ठंडा, गर्मी, आर्द्र मतलब सूखा, दाब, विकिरण, विद्युत ध्वनि, ये सब जो है व्यक्ति के अंदर असंतुलन होने से रोग उत्पन्न करता है। तो ये सब फिजिकल एजेंट हो गया। रासायनिक एजेंट का मतलब है कि जैसे गैस, धूल, धातु, धुआं, कीटनाशक, एलर्जिक पदार्थ, ये सब जो है व्यक्ति को रोगग्रस्त करता है। तो ये भी एक कारण है रासायनिक कारक। दूसरा है यांत्रिक कारक। यांत्रिक कारक का मतलब होता है कि घर्षण अथवा अन्य यांत्रिक कुल पुर्जों की चोट आदि द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। यांत्रिक कारक मतलब चोट उठ के कारण होने वाला जो रोग होता है वह यांत्रिक कारक में होता है, ठीक है। तो देखिए पहला आपका कर्ता एजेंट समाप्त हो गया। अब हम दूसरा होस्ट देख रहे हैं। होस्ट भी एक फैक्टर होता है। जैसे परपोषी मानव शरीर होता है। परपोषी जो होता है मानव शरीर होता है, ठीक है, जिसमें रोग कारक वृद्धि एवं प्रजनन करता है एवं रोग उत्पन्न करता है। परपोषी से संबंधित घटक कौन है देख लीजिए यहाँ पे। पहला है डेमोग्राफिक फैक्टर, जीनेटिक्स फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, पोषण, व्यवसाय, जीवन शैली, आदतें, ये सब जो है व्यक्ति के अंदर रोग उत्पन्न करता है, जो कि परपोषी घटक है। किसी दूसरे चीज़ पर निर्भर रहने से और वो चीज़ें जो है रोग उत्पन्न करने वाला होता है, तो यह होस्ट होता है, समझ गए। जैसे पोषण, मानव शरीर क्या है, परपोषी है, दूसरे पर निर्भर करता है, दूसरे से भोजन प्राप्त करता है पेड़ पौधे से। तो वो पेड़ पौधे भी जो है क्या करता है, आपको बीमार कर सकता है। तो परपोषी भी एक कारण होता है। जैसे जनसंख्या, अनुवांशिक घटक, सामाजिक घटक, पोषण, व्यवसाय, जीवन शैली, आदतें, ये सब व्यक्ति के अंदर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है, समझ गए। चलिए तीसरा देखिएगा यहाँ पे। तीसरा है इन्वायरमेंट फैक्टर। इन्वायरमेंट फैक्टर का मतलब होता है कि दूषित वातावरण अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी होते हैं। व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए वातावरण का स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा जो है इन्वायरमेंट फैक्टर होता है, और इन्वायरमेंट का अच्छा होना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर इन्वायरमेंट गंदा है तो यह रोग कारण होने का तीसरा जो है आपका कारण बनता है। कुल 3 कारण जो है व्यक्ति के अंदर रोग उत्पन्न करता है। इस 3 में से कोई भी अगर एक कट जाएगा, चाहे वो एजेंट हो, चाहे वो आपका होस्ट हो, या फिर इन्वायरमेंट हो, इस तीनों में से अगर कोई भी एक हट जाएगा तो फिर जो है व्यक्ति के अंदर जो है रोग नहीं होगा, समझ गए। चलिए तीनों समझ गए। अब यहाँ पे आप सभी से एक क्वेश्चन उसी में और पूछ सकता है, या 5 नंबर में अलग पूछ लेगा कि जनपादिक रोग विज्ञान की उपयोगिता के बारे में बताइए। मतलब एपिडेमियोलॉजी के उपयोगिता के बारे में बताइए। अब चूंकि आप लोग ये चीज़ को जान गए कि एपिडेमियोलॉजी होता क्या है, कि इसके सहायता से जो है व्यक्तियों के बीच में स्वास्थ्य संबंधी समस्या, समझ गए, उसके रोकथाम, रोगों पर नियंत्रण, समझ गए, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो उसी प्रकार से इसका क्या उपयोग होता है, इसके उपयोगिता को बताना है, समझ गए। तो देखिए इसका उपयोगिता निम्न हो सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं।
पहला, इसके द्वारा जो है हम लोग इसका उपयोग करके, एपिडेमियोलॉजी का उपयोग करके हम समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य स्तर का आकलन कर सकते हैं। जैसे मृत्यु दर, शिशु दर, मातृ दर, समझ गए, पेरिनेंटल मृत्यु दर, इन सभी के बारे में जो है, या फिर स्वास्थ्य के स्तरों के बारे में भी जो है आकलन हम लोग कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट, इसके उपयोग करके हम समुदाय के स्वास्थ्य का आकलन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, एपिडेमियोलॉजी के उपयोग करके समुदाय में पाए जाने वाली बीमारियां तथा उनके लक्षणों में होने वाले परिवर्तनों को अध्ययन करना। एपिडेमियोलॉजी के सहायता से समुदाय में पाए जाने वाला विभिन्न प्रकार के बीमारी और उसके लक्षण तथा उसमें परिवर्तन होने वाले लक्षणों का अध्ययन आराम से कर सकते हैं इसी एपिडेमियोलॉजी के उपयोग करके। ठीक है, क्योंकि एपिडेमियोलॉजी में स्पष्ट है कि वहाँ पे जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्या, उसमें होने वाले परिवर्तन, समझ गए, उनसे जो है हर एक चीज़ों के बारे में अध्ययन जो है एपिडेमियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो एपिडेमियोलॉजी का उपयोग भी किया जाएगा कि बीमारियों को पता लगाने, उसका लक्षण को ढूंढने और रोकथाम करने में, समझ गए ना। नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा है कि बीमारी होने के व्यक्तिगत जोखिम का अनुमान लगाना। अब बीमारी इस एपिडेमियोलॉजी के द्वारा जो है, इस एपिडेमियोलॉजी के उपयोग करके जोखिम से बच सकते हैं। जैसे कोई मोटा व्यक्ति है, समझ गए, और उस मोटा व्यक्ति में जो है धीरे धीरे हृदय और डायबिटीज रोग का खतरा रहता है, जोखिम रहता है। तो ऐसे में आप एपिडेमियोलॉजी के सहायता से इसका उपयोग करके बीमारियों से होने वाले व्यक्तिगत जोखिम से बच सकते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट हुआ, समझ गए। चलिए, चौथा पॉइंट कहता है कि बीमारियों के कारण के पता लगाना। अब इसका एपिडेमियोलॉजी के सहारा से आप चाहें तो बीमारियों के पता भी लगा सकते हैं कि किन किन कारणों से जो है बीमारी हुआ है, क्या वह जैविक कारक है या फिजिकल है या केमिकल है या इन्वायरमेंटल है या सामाजिक आर्थिक है। तो इन सब कारणों से जो है हो सकता है बीमारी, तो इसका जो है पता आप लगा सकते हैं एपिडेमियोलॉजी के उपयोग करके, समझ गए। पांचवा यहाँ पे देखिएगा, सेकेंड लास्ट है, कहता है कि स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन में सहायक। यह क्या होता है कि स्वास्थ्य सेवा, एपिडेमियोलॉजी के उपयोग करके आप स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन में भी सहायता मिल सकता है। जैसे बीमारी, कौन से बीमारी उपस्थित है, उसका रोकथाम कैसे किया जाए, उसका नियंत्रण कैसे किया जाए, उसका उपचार कैसे किया जाए, उसका जो है उसमें स्वच्छता, टीकाकरण और स्वास्थ्य शिक्षा इसमें कैसे दिया जाएगा। तो इसका जो है योजना आराम से बना सकते हैं, नियोजन कर सकते हैं। नियोजन मतलब क्या कि वही प्लानिंग करना, योजना बनाना। तो किसी भी स्वास्थ्य सेवाओं के योजना बनाने में यह सहायक होता है एपिडेमियोलॉजी, जिसमें जो है कैसे इसको रोकथाम करना है, कैसे नियंत्रण करना है, कैसे स्वास्थ्य को उन्नत बनाना है। तो इसमें जो है टीकाकरण क्या देना है, क्या देखभाल करना है, इसके जो थ्रू जो है क्या कर सकते हैं, नियोजन या योजना बना सकते हैं एपिडेमियोलॉजी के उपयोग करके, समझ गए। लास्ट वाला यहाँ पे आप लोग देखिएगा, बहुत शानदार है, स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन करना। अब समुदाय में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य जो सेवा है वह प्रभावी है या नहीं है, इसका कैसे पता चलेगा। तो इस एपिडेमियोलॉजी के द्वारा ही इसका उपयोग करके, समझ गए, कि विभिन्न जो है स्वास्थ्य सेवाओं को जो है क्या करेंगे, उसके स्थितियों के बारे में पता लगा सकते हैं, उसके प्रभावी होने का पता लगा सकते हैं एपिडेमियोलॉजी के उपयोग करके। सातवां है, देखिएगा यहाँ पे कि बीमारियों के प्रति जो है इतिवृत्ति, बीमारियों की प्रकृति व इतिवृत्ति, बीमारी किस प्रकार का है, समझ गए ना। एपिडेमियोलॉजी से विभिन्न बीमारियों की प्रकृति, इतिवृत्ति मतलब हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्रदान करती है, जो कि उनके कारणों को पता करने, रोकथाम, उपचार में सहायता होती है तथा ये इलाज से मरीज के ठीक होने की संभावना को भी प्रदर्शित करता है। एपिडेमियोलॉजी के द्वारा जो है किसी भी बीमारी के प्रकृति और उसके हिस्ट्री को जान सकते हैं कि यह बीमारी कितने दिन तक रह सकता है, इस बीमारी में क्या क्या लक्षण, क्या क्या इसका कारण हो सकता है। तो इन सारे चीज़ों को जो है आप किसी भी बीमारी के हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं इस एपिडेमियोलॉजी के उपयोग करके, जो किसी भी मरीज को किसी भी बीमारी में देख रेख में और उसके ठीक होने में, इलाज में जो है संभावना जो होता है वह प्रदर्शित करता है कि कितना ज़्यादा ठीक हो पाएगा, कितने दिन में ठीक हो पाएगा। यह जो है बीमारियों को इतिहास जानने को बाद ही, समझ गए। तो यह जो है बीमारी के प्रकृति और इतिहास को भी बताता है एपिडेमियोलॉजी के उपयोग करके, समझ गए। चलिए
ये हो गया आपका एपिडेमियोलॉजी टॉपिक हुई समाप्त और फैमिली हेल्थ केयर फैमिली हेल्थ सर्विस भी समाप्त, समझ गए। चलिए अब एक क्वेश्चन और बनता है आपका कि विभिन्न प्रकार के रूपांतरित आहार का वर्गीकरण करें, या फिर रोगी को कौन कौन से रूपांतरित आहार दिए जाते हैं, यानी मॉडिफाइड डाइट के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो चलिए हम इसको एक एक करके लिखते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, देखिएगा। देखिए, रोगी की आवश्यकता अनुसार परोसे जाने वाले आहार में परिवर्तन किया जाना आहारीय रूपांतरण डाइट मॉडिफिकेशन कहलाती है। रोगी की उसके आवश्यकता अनुसार निम्न प्रकार से रूपांतरित आहार दिए जा सकते हैं। देखिए, रोगी के आवश्यकता अनुसार जो परोसे जाने वाला जो आहार होता है उसमें परिवर्तन किया जाना ही आहारीय रूपांतरण कहलाता है। मतलब किस पेशेंट, कब्ज वाले पेशेंट को क्या देंगे, पेट में गड़बड़ी वाले को क्या देंगे, समझ गए ना। अगर किसी को ऊर्जा चाहिए तो उसको किस प्रकार के भोजन देंगे, तो वही चीज़ें कहता है कि रोगी के आवश्यकता अनुसार उसके आहारीय रूपांतरण करके परिवर्तन करके जो है आहार देना ही जो है आहारीय रूपांतरण कहलाता है, जो पूर्णतः रोगी के आवश्यकता के अनुसार होती है, समझ गए, और वही आहार रूपांतरण होता है, समझ गए। चलिए पहला देखिएगा, उच्च प्रोटीन युक्त आहार, हाई प्रोटीन डाइट। अब ऐसा भोजन देंगे, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, समझ गए ना, जैसे कोई पेशेंट को सर्जरी हुआ है, कुपोषण वाला है, सर्जरी वाला है, जला हुआ है, पेप्टिक अल्सर है, या किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, तो वैसे मरीजों को जो है हाई प्रोटीन डाइट दिया जाता है। जैसे प्रोटीन दूध वाला, पनीर वाला, अंडे वाला, मांस मछली वाला, इस सब में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन होता है और यह जो है उच्च प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है। पहला ये हो गया। जब उच्च वाला दिया जा सकता है तो जो है लो प्रोटीन वाला भी दिया जाएगा। लो प्रोटीन वाला किसको दिया जाएगा तो देख लीजिए। अतः इस आहार को लेने के साथ में मल्टीविटामिन की गोलियां ली जानी चाहिए। अगर जो लो प्रोटीन वाला आहार ले रहा है तो उसको में आहार के साथ साथ में मल्टीविटामिन की गोलियां भी लेनी चाहिए, ताकि जितना शरीर को प्रोटीन खनिज चाहिए उतना वह गोली जो है पिल्स जो है पूरा कर सके, ठीक है। इस प्रकार का जो आहार होता है कम प्रोटीन वाला, वह जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जॉन्डिस और वायरल हेपेटाइटिस से पीड़ित रोगियों को दिया जाता है, ठीक है। यह भी जो है एक कम प्रोटीन युक्त आहार शरीर के लिए फ़ायदा करता है, क्योंकि कम प्रोटीन जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ पे तो कम प्रोटीन दिया जाएगा। तो ऐसे में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पीलिया, वायरल हेपेटाइटिस, ये सब में लो प्रोटीन वाला भोजन चाहिए, जिससे जो है व्यक्ति को ज़्यादा तकलीफ ना हो, और इसके साथ में एक मल्टीविटामिन की गोलियां भी दी जानी चाहिए, ठीक है। तीसरा देखिएगा, हाई फाइबर डाइट, मतलब उच्च रेशेदार भोजन। उच्च रेशेदार भोजन का मतलब होता है कि यह जो है वैसे मरीज को दिया जाता है जिसको इंटेस्टाइनल मार्ग में, आंतीय मार्ग में जो है अपच होने से कब्ज बनता हो, तो उसे जो है रेशेदार भोजन देते हैं, जिसमें जो है हरी पत्तेदार साग सब्जियां, दाल, ऐसा मौजूद होता है, समझ गए। चलिए कम रेशेदार भोजन, अब जिसको अगर पेप्टिक अल्सर होगा, अल्सरेटिव कोलाइटिस होगा, समझ गए ना, पेचिस से पीड़ित होगा, तो उसको जो है कम रेशेदार भोजन ही दिया जाएगा, समझ गए। तो ये जो है आपका हो गया लो फाइबर डाइट, समझ गए। चलिए उच्च कैलोरी युक्त, अब यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं हाई प्रोटीन, लो प्रोटीन, हाई फाइब्रेट और लो फाइब्रेट। अब हम लोग देख रहे हैं हाई कैलोरीन और फिर देखेंगे लो कैरोलीन वाला डाइट, समझ गए ना। उच्च कैलोरी युक्त भोजन किसे देना चाहिए, तो जो कुपोषण का शिकारी हो, जो कम वजन वाला हो, तो ऐसे व्यक्तियों को जो है क्या करना चाहिए, जितने भी दैनिक जितना कैलोरी चाहिए उसमें 500 अधिक जो है कैलोरी देना चाहिए, जिससे शरीर को पर्याप्त मात्रा में कैलोरी मिल सके। और ये जो कैलोरी होता है विटामिन और खनिज से मिलता है, और आहार में इस प्रकार के चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। तो यह उच्च कैलोरी युक्त आहार हो गया। दूसरा है कम कैलोरी युक्त आहार देना चाहिए। अब कैसे, किसको कम कैलोरी वाला भोजन देंगे, देख लीजिए। कम कैलोरी युक्त भोजन आहार का उपयोग उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका वजन अधिक हो, जो काफ़ी मोटे हो, जिनका वजन कम करना हो, तो उसे कम कैलोरी का भोजन लेना चाहिए। और सप्ताह में जो है
सप्ताह अगर आप जो है एक मोटे व्यक्ति को लगभग आधी कैलोरी 1100 कैलोरी दी जाए तो वह सप्ताह में 1 से 1.5 किलो वजन कम कर सकता है। अगर जितना आप लोग जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति को जो है 2500 से लेकर 3000 दैनिक जो है कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना, किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। अब इतना आधा मतलब आधा, समझ रहे ना, कि मान गए 1100 के आसपास अगर किसी को कैलोरी मिलेगा तो उसका शरीर सप्ताह में 1 से 1.5 की जो वजन घट जाएगा, समझ गए। सातवां है हाई सोडियम युक्त। अब हम लोग देख चुके हैं हाई कैलोरी और लो कैलोरी डाइट देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे हाई सोडियम डाइट और लो सोडियम डाइट। तो उच्च सोडियम आहार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका रक्त दाब सामान्य से कम हो, जिनका ब्लड प्रेशर बीपी कम हो, तो उनको देखते होइएगा कहा जाता है कि आप ग्लूकोज पीजिए, आप जो है ORS का घोल पीजिए, आप जो है नमक पानी का मिश्रण पीजिए। तो नमक ये सब में जो है सोडियम का मात्रा होता है जो पीने के बाद शरीर में ब्लड को क्या करता है, तेज करता है। तो ऐसे में जिसका बीपी अगर कम हो, ब्लड प्रेशर, तो उसको जो है उच्च सोडियम युक्त आहार दिया जाता है, ठीक है। आठवां देखिएगा कम सोडियम युक्त आहार है, लो सोडियम डाइट है। अगर किसी का हृदय में प्रॉब्लम है, रक्त दाब ऊंच है और किसी को हार्ट फेलुअर हो रहा है तो ये जो है आपको कम सोडियम युक्त भोजन देना चाहिए, कम जो है नमक पानी वाला कम जो है भोजन ये सब देना चाहिए, ठीक है। नौवां है तरल भोजन, लिक्विड डाइट है। तरल भोजन किसे देना चाहिए, तो अब जो है वैसा मरीज जो है को ये तरल भोजन दिया जाता है जो ठोस पदार्थ या आहार लेने में असमर्थ हो, जिनको मुंह में कोई जो है सर्जरी हुआ हो या फिर कोई भी कारण से जो है मुंह में घाव वगैरह हुआ हो, छल्ला वगैरह हुआ हो, तो वह जो है मुंह से तरल पदार्थ नहीं ले सकता है, मुंह से ठोस पदार्थ नहीं ले सकता है, तो उसे जो है तरल आहार दिया जाता है, ठीक है। जैसे दूध, फलों के रस, ठीक है ना, चाय, कॉफ़ी, पानी, ये सब दिया जाता है जो कि तरल वाला हो। 10वां देखिएगा एक है सॉफ्ट डाइट है। सॉफ्ट डाइट का मतलब होता है कि जिनके मुंह में छाले हो या कोई शैल क्रिया हो या फिर दांतों से चबाने में जो है दिक्कत होता हो, दर्द होता हो, तो उनको जो है नर्म भोजन दिया जाता है। जैसे पके हुए चावल, समझ गए ना, जिसको हम लोग खिचड़ी बोलते हैं, पकी हुई सब्जी, समझ गए, उसके बाद कस्टर्ड, पका हुआ केला, दलिया, खिचड़ी, ये सब जो है आपके नरम आहार के अंतर्गत आता है, समझ गए। चलिए 11 रफेज जो डाइट होता है, तो रफेज डाइट किनको दिया जाता है, तो रफेज या रेशेदार हो, फाइबर या रफेज हो, दोनों जो है क्या करता है, आंत को साफ करता है, कब्ज को क्लियर करता है, और यह जो है कब्ज वाले पेशेंट को बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे हरी पत्तेदार रेशेदार सब्जियां, फल शामिल है, ऐसे भोजन रफेज होता है जो कब्ज वाले पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लास्ट है अनुतेजक आहार है, बैलेंस डाइट है। बैलेंस डाइट का मतलब है कि अनुतेजक, एक होता है उत्तेजक, तो उत्तेजक में मिर्च मसाला का मात्रा ज़्यादा होता है, समझ गए, तो वो तो मरीज को दिया नहीं जाएगा। तो अनुतेजक ब्लेंड डाइट जो होता है इसमें मिर्च मसाला रहित होता है, मतलब मिर्च मसाला नहीं होता है, और यह उन मरीजों को दिया जाता है जिनके पेट में अल्सर यानी छाले हो, गैस्ट्राइटिस मतलब कि आमाशय में सूजन हो, म्यूकस में छाले हो, ठीक है। तो ये सब में जो है ये आपके बैलेंस डाइट, बैलेंड डाइट नहीं दिया, बैलेंड डाइट दिया जाता है, और यह आसानी से पच जाने वाला मिर्च मसाला से रहित, मतलब मिर्च बगैर मिर्च मसाला के अनुतेजक आहार होता है, समझ गए। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, द एंड हो गया। यहाँ पे मैं आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से बता दिया। जिन लोगों को दिक्कत हो तो एक बार से 2 बार वीडियो को देखें, लेकिन समझे ज़रूर कि कहाँ क्या चीज़ें लिखा गया है। और सीरियली लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, सीरियली वहाँ लिखा जाता है जहाँ पे आपको बताया जाता है। ऐसे में टाइप्स लिखना है, 12 टाइप्स है, 12 टाइप्स को इधर उधर करके कहीं से भी लिख देंगे तो क्या दिक्कत है तो वही रूपांतरण के आहार रूपांतरण ही ना, तो ये चीज़ें है, ठीक है। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ अगले, तब तक धन्यवाद।